नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। IKEA स्टोर का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। भूमि पूजन में मंत्री नंद गोपाल नंदी भी रहेंगे शामिल। IKEA मॉल सेक्टर 51 में 48,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनेगा IKEA स्टोर। वीकली सेंटर रखा गया। शॉपिंग मॉल, रिटेल आउटलेट, आवासीय सुविधा, मीटिंग सेंटर होंगे मौजूद। सेक्टर 62 स्थित एक्सपो सेंटर में होगा वर्चुअल शिलान्यास। और उसके बाद अगली खबर लखनऊ से सामने आ रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुलाई बड़ी बैठक। बरेली, कानपुर के नेताओं को बुलाया गया। 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी पर होगी चर्चा। कानपुर उपचुनाव की तैयारी को लेकर करेंगे बैठक। वहीं सपा मुख्यालय में अखिलेश यादव करेंगे बैठक। तो समाजवादी पार्टी की अहम बैठक सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुलाई है। बरेली और कानपुर के नेताओं को बुलाया गया सपा मुख्यालय में। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर, कानपुर के चुनाव की तैयारियों को लेकर होगी बैठक। (2027) के उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से तैयारियां तेज। बरेली और कानपुर के नेताओं को तलब किया गया। अहम बैठक में क्षेत्र को लेकर होगी चर्चा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा और जोर। लगातार उत्तर प्रदेश में लोकसभा के बाद जिस तरह से 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी इस चुनाव को लेकर लगातार जोरों शोरों से तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी में बड़ी बैठक इन्हीं चुनाव को लेकर बुलाई गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद आसिफ जुड़ चुके हैं। जो मोहम्मद आसिफ, समाजवादी पार्टी की जिस तरह से बड़ी बैठक होने वाली है, ऐसे में बरेली और कानपुर के नेताओं को बुलाया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी निकलकर सामने आ रही है? क्या चर्चा में निकलकर सामने आ सकता है? जी बिल्कुल, जो ही यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और साथ ही साथ 27 के रण की भी पूरी तैयारी सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं, चाहे सपा हो, बीजेपी हो या फिर बसपा। अगर वो समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी लगातार बैठक और मंथन कर रही है और किस तरह किलेबंदी मजबूत किया जाए उपचुनाव में भी और 2027 के चुनाव में भी किस तरह परचम लहराया जाए, इसकी रणनीति लगातार सपा प्रमुख अखिलेश यादव बना रहे हैं। आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बरेली और कानपुर के नेताओं को सपा दफ्तर बुलाया है, जिसके साथ उनका मंथन चल रहा है। और सबसे अहम बात है कि बरेली में ये किसी भी सीट पर उपचुनाव नहीं होने हैं, लेकिन बरेली सीट के बारे में यह कहा जा रहा है कि 2027 को लेकर वहां के कार्यकर्ताओं के बीच मंथन करेंगे। और रही बात कानपुर की, तो कानपुर की सीतामऊ सीट पर समाजवादी पार्टी एक बार फिर से परचम लहराना चाहती है। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी सीतामऊ सीट को लेकर पूरी तरह से एक्टिव है, क्योंकि अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए और साथ ही साथ कड़ी टक्कर देने के लिए पूरे मंत्रियों की फौज उतारी है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10 सीट की कमान अपने हाथों में ले रखी है। तो ऐसे में जो रण होना है उपचुनाव का, वह काफी भीषण हो सकता है और इसकी पूरी तैयारी समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। और वही इस इन सीटों के जरिए 2027 के रण का जो रण होना है, उसका आईना भी 10 सीटें हो सकती है। अगर जिसने भी उपचुनाव में अपनी 10 सीटों पर चुनाव जीता, उसकी राह भी कहीं न कहीं आसान हो सकती है। और साथ ही साथ जिस तरह से पीडीए फार्मूले पर चलकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपना परचम और अपना दमखम दिखाना चाहते हैं, इसको लेकर भी समाजवादी पार्टी की बड़ी तैयारी कर रही है। हर जिलों के नेताओं के साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव बैठक कर रहे हैं। आज होने वाली जो बैठक है यह काफी बड़ी बैठक है और अहम भी है, क्योंकि अगर सीतामऊ सीट की बात करें तो सीतामऊ सीट से इरफान सोलंकी की पत्नी को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी करीब घोषित कर दिया है। और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी
घोषित होने के बाद कहीं न कहीं जो लोकल नेता हैं उनके बीच कहीं न कहीं असमंजस की भी स्थिति दिख रही है। कई दावेदार थे शीशामऊ सीट को लेकर, इस पर भी आज जो रार है, पेच है, उसे खत्म करने की सपा पर कोशिश करेंगे। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। और उसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। ट्रांसपोर्ट नगर में गिरी बिल्डिंग के बगल की बिल्डिंग सील, बगल की बिल्डिंग में क्षति पहुंचाने की संभावना में सीलिंग दुर्घटना की संभावना के चलते एलडीए ने की बिल्डिंग को सील। एलडीए जोन की टीम ने बिल्डिंग को किया सील। कल बिल्डिंग गिरने से ट्रांसपोर्ट नगर में हुआ था बड़ा हादसा। ट्रांसपोर्ट नगर में बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा होने के चलते बगल वाली बिल्डिंग को सील किया गया है विभाग के द्वारा। दुर्घटना की संभावना के चलते एलडीए ने बिल्डिंग को किया सील। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बड़ा हादसा यहां पर हुआ था। भारी संख्या में भीड़ भी देखी जा सकती है। एलडीए जोन 2 की टीम ने बिल्डिंग को किया सील। तो एक बिल्डिंग गिरने के बाद सावधानी बरतते हुए दूसरी बिल्डिंग को यहां पर सील किया गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एलडीए के द्वारा बड़ी कार्रवाई लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में की गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद आसिफ बने हुए हैं। जी मोहम्मद आसिफ, बिल्डिंग गिरने का जो हादसा हुआ था उसके बाद दूसरी बिल्डिंग को सील किया गया है, क्या कुछ इस पूरी घटना में निकलकर सामने आ रहा है और इस समय क्या स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह से राजधानी लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में बरसात के बीच 3 मंजिला इमारत गिर गई थी, जिससे कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए थे और साथ ही साथ 35 लोग इस बिल्डिंग में फंसे थे, जिसमें 28 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 8 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बड़े हादसे के बाद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया। हालांकि जिस दिन से यह हादसा हुआ उसी दिन से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर एलडीए और जिला प्रशासन को कार्रवाई का निर्देश दिया है। इस मामले में जो 3 मंजिला इमारत थी हरमिलाप टावर, उसके मालिक के खिलाफ चौकी प्रभारी की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है और जांच भी तेज की गई है। शुरुआती दौर में जांच टीम को पता चला है कि घटिया सामग्री से इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया था, जिससे इतनी बड़ी घटना हो गई, हादसा हो गया। अब जब ये बिल्डिंग गिरी तो अगल बगल के बिल्डिंगों को भी नुकसान हो सकता है, ढह सकता है। इसको लेकर एलडीए ने बड़ी कार्रवाई की है। बिल्डिंग के बगल जो अन्य बिल्डिंगें हैं उनको सील करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि अंदेशा यह है कि 3 मंजिला इमारत गिरने से अगल बगल की बिल्डिंगें धराशायी हो सकती हैं, उनकी नींव हिल सकती है। फिलहाल जिस तरह से इस मामले में एलडीए की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ इस मामले में जो है पल पल की रिपोर्ट भी ले रहे हैं। और जिस तरह से बिल्डिंग के निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल किए जाने का मामला सामने आया है, इसको लेकर भी आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और उसके बाद बात करेंगे राजधानी दिल्ली की 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। चयनित अभ्यर्थियों ने दाखिल की है याचिका, वहीं 3 सदस्यीय पीठ करेगी मामले में सुनवाई। याचिका में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की गई है मांग। तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार को जल्द लिस्ट तैयार करने के लिए 3 माह की अवधि दी गई थी और साथ ही साथ इस बात को लेकर भी आदेश दिया गया था कि जल्द से जल्द लिस्ट बनाकर तमाम शिक्षकों की बहाली की जाए, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में अनारक्षित वर्ग के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें आज सुनवाई होनी। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जाता है या इस मामले में कुछ अन्य फैसला निकलकर सामने आता है। फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन चल रहा है। तमाम आरक्षित वर्ग के लोगों का कहना है कि उन्हें जल्द से जल्द बहाली दी जाए, जल्द लिस्ट तैयार की जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई होने को लेकर अभ्यर्थियों को इस बात का डर भी है कि एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने से मामला अटक सकता है। तो देखना ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में आज 3 मुख्य न्यायाधीशों की पीठ इस पर क्या कुछ फैसला सुनाती है।
और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजय चौहान जुड़ चुके हैं। जी अजय, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ आज इस मामले की सुनवाई करने वाली है और कितने बजे का समय निर्धारित किया गया है, क्या कुछ उम्मीद की जा रही है? प्रियंका बताते हैं कि जिस तरह से जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा भर्ती की बात करें तो उसके अंदर करीब 69,000 शिक्षक ऐसे हैं जिनकी आज सुनवाई होनी है, क्योंकि लगातार ये जो भर्ती थी 2018 से में हुई थी, लगातार कहीं ना कहीं वो बार तीसरी बार ये सुनवाई होनी है। आज अब देखना है कि शिक्षकों के हिसाब से जो बात करें कि जिस तरह से अंक की बात करें जो उसमें कि 40 से 45 के जो अंक हैं उनको लगता है, और जो 60 से 65 जो अंक हैं वो उनको आगे जो शिक्षक उनको रखा गया है। तो इसमें एक सवाल खड़ा होता है आखिरकार जो ओबीसी के हैं, जो एसटी के हैं, जो 40 से 45% मार्क्स लगे हैं वो भी शिक्षक हैं। जब जांच चली तो उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिली, जिसमें मामला कई संगीन है। देखिए, हम जब तीसरी बार आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, सुनवाई के बाद क्या लगता है कि जो शिक्षक अभी जो बहाल नहीं हुए तो उनको बहाल किया जा सकता है या नहीं किया जाता, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, आज जो सुनवाई होनी है तो शिक्षकों की लगातार एक आवाज है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षकों को निकाला गया है उनकी द्वारा से भर्ती नियुक्ति किया जाए। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से याचिका पर अब सुनवाई होनी है, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में लगातार शिक्षकों का ये भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर मामला जाएगा तो एक बार फिर से लटकने की उम्मीद है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, अभी हाई कोर्ट में ये फैसला है। हाई कोर्ट में अगर आज वो फैसला आता है तो हो सकता है यहाँ, अगर यहाँ से नहीं आता तो शिक्षकों को फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट जब जाता है तो लंबा समय लगता है, उसमें कई तारीखों का होगा, उसमें चयन किया जाएगा, फिर पूरी तरह से दोबारा से इसकी स्टडी किया जाएगा, तो हो सकता है लंबा समय लग जाए। लेकिन शिक्षकों का कहना है कि हमें आज उम्मीद है कि हाईकोर्ट से हमारी तरफ से कोई ना कोई नया फैसला आएगा ताकि हमें कुछ राहत मिल सके। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से लगातार अब आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है, देखना ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद जिस तरह से फैसला दिया गया था, लगातार इस फैसले को लेकर अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। क्या लगता है आपको कि याचिका इसमें दायर करने के साथ ही साथ समय को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कुछ ध्यान दे सकता है? क्योंकि लंबे समय से उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती का ये मामला कोर्ट के चक्कर में अटका हुआ है, और पहले हाई कोर्ट और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट, लेकिन समय अवधि शिक्षकों की भर्ती के लिए लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल प्रियंका, देखिए जिस तरह से शिक्षा भर्ती हुई थी 2018 में ये मामला सामने आया था, जिस समय भर्ती किए थे उसमें कहने बताया गया था, जो घोटाला हुआ है उसमें कुछ मामला सामने आया था, उसको रिसर्च किया गया था। जब जांच की गई तो करीब 69,000 शिक्षक ऐसे हैं जो श्रेणी में आए थे, तो उसके बाद लगातार उनको साथ से हटाया गया। उसके बाद जब वो अदालत गए उसके बाद याचिका डाली गई, लगातार सुनवाई होती रही। देखिए, आज फिर एक बार सुनवाई हो रही है कि उम्मीद उनकी है कि जिस तरह हमने परीक्षा दी है, परीक्षा में 5 हुए, हम 40 अंक वाले और 45 अंक वाले भी हैं, वहाँ पर 60% और 60% वाले भी हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं कि जो उच्च श्रेणी में पास हुए हैं यूपीएससी उसमें पास करने के बाद जब बीएड की जो परीक्षा की गई थी उसके अंदर उनको उम्मीद है कि हमें भी यहाँ पर रखा जाएगा। और काफी समय बीएड पास करने के बाद कुछ शिक्षक ऐसे काफी लंबे समय तक नियुक्त नहीं किए जाते थे, लेकिन लगातार उनकी मांग है कि हमें नियुक्त किया, क्योंकि काफी लोगों की उम्र भी निकल चुकी है उसके अंदर, जो अभी तक उनके बीएड पास होने के बाद शिक्षक की भर्ती नहीं हो पाई है। तो देखिए, कुछ शिक्षक इंसान पड़े हुए ताकि अभी भी स्कूलों में ऐसी जगह जहाँ पर शिक्षक नहीं है, उसको लेकर भी याचिका डाली गई। तो एक देखना है कि आज जो सुनवाई होगी उनके हक में आती है या नहीं आती है, सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी सुनवाई कुछ समय नहीं होने वाली है। जी बिल्कुल अजय, तो आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक्स पर किया पोस्ट। कुशीनगर में व्यक्ति के द्वारा अपना बच्चा बेचने का मामला। पत्नी के इलाज के लिए अस्पताल ने मांगे थे रुपए, मजबूरी में पिता ने 20,000 में बेचा बेटा। तो प्रियंका गांधी ने एक्स पर यह पोस्ट की है। पुलिस ने भी उनसे 5,000 रुपए की रिश्वत ली है। मानवता को शर्मसार करने वाले कृत्य में सरकारी तंत्र भी हिस्सेदार। कहां है सरकार की योजनाएं, कहां है स्वास्थ्य विभाग? तो प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया है इस पर पोस्ट करके। इस मामले में सवाल उठाया गया है। मजबूरी में पिता ने 20,000 में बेचा था अपना बेटा। प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर कई सवाल खड़े किए हैं। पुलिस ने भी 5,000 की रिश्वत ली। इस बारे में प्रियंका गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा है। साथ ही साथ पूछा है कि कहां है सरकार और कहां है सरकार का स्वास्थ्य विभाग और योजनाएं। मानवता को शर्मसार करने वाले कृत्य में सरकारी तंत्र भी हिस्सेदार। तो अस्पताल की घटना को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक्स पर किया है पोस्ट। सरकार पर उठाएं सवाल। सरकार के साथ ही साथ सरकारी तंत्र और स्वास्थ्य विभाग पर भी सवाल उठाए हैं। इसके अलावा पुलिस पर भी 5,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया।
और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर सीएम धामी इस समय हिमालय दिवस के अवसर पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में पहुंचे। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। तो मैंने आसमान की तरफ देखा तो मुझे लगा कि मेरे आंसू निकल जाएंगे और मैंने उनका ही धन्यवाद किया आसमान का, तो कि आपकी कृपा के कारण से हो रहा है। तो मैं आप सबसे भी ये कहना चाहता हूँ कि कई बार आसमान, ये हवा, ये पानी, ये हिमालय, ये हमारी आवाज़ सुनते हैं। तो इस दृष्टि से हम सब लोगों को सोचना है और आप सब लोग जो है इस काम में लगे हुए हैं। हमारे साधक लोग लगे हुए हैं, जोशी जी लगे हैं, और अभी उपाध्याय जी ने कहा है कि एक जो है यहाँ पर ऐसी कमेटी बना दी जाए। और वास्तव में ये केवल ये नहीं कि ठीक है, ये तो आपका बहुत बृहद प्रयास हो गया कि आपने जो है इसको एक हफ्ते का इतना बड़ा कार्यक्रम कर दिया, सैकड़ों कार्यक्रमों की श्रृंखला चला दी। लेकिन ये कार्यक्रम अनवरत रूप से चलने चाहिए। हम वृक्षारोपण का कार्यक्रम करते हैं, वृक्ष लगाते हैं, फिर वो उगेगा कि नहीं उगेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इसकी चिंता करते नहीं है। इसी प्रकार से ये कार्यक्रम भी बड़ा अच्छा लगता है। हम सब एकत्र भी होते हैं, इतने सारे लोग देखे आप, एक से एक विद्वान, एक से एक बड़े वैज्ञानिक। आप लोगों का कितना समय लग रहा है, हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन ये हमारी आदत में होना चाहिए। हमको ये केवल एक हफ्ते का कार्यक्रम न होके ये नियमित रूप से प्रत्येक दिन हमको हिमालय बचाना है, प्रत्येक दिन प्रकृति का संरक्षण करना है, प्रत्येक दिन हम इस भूमंडल में अपना क्या योगदान दे सकते हैं, ये हम सबको सोचना चाहिए। और हम सोचेंगे तो निश्चित रूप से इसका परिणाम निकलेगा। और मुझे खुशी है कि हमारे पास इतने सारे विभूतियां हैं। ये लोग जो है, मैं एक कमेटी, दुर्गेश जी आपके उसमें संयोजन में एक कमेटी हमारी बन जाए और ये कमेटी जो है हमारा पूरा काम करेगी। और आज के नए युग में भी आवश्यकता है कि अब ये हिमालय के जो महत्व है इसको नए तरीके से समझा जाए। अभी उपाध्याय जी कह रहे हैं 27 किलोमीटर ग्लेशियर पीछे चला गया है गौमुख से, तो कितना गंभीर विषय है। तो इसलिए यहाँ पर अनेक नदियां, मैं तो बचपन में पहाड़ में जब जाता था, आज से लगभग मुझे लगता है कि 35-40 साल पुराना, तो 35-40 साल पहले की बात बता रहा हूं कि रास्ते भर चले जाइए, जगह जगह जो है धारे आ रहे हैं, नौले बह रहे हैं, स्रोत आ रहे हैं। लोग जो है स्रोतों में, दीदी ऐसे तो पानी पीते थे स्रोतों से पहले, हैं? हाँ, नौलों में से ऐसे उठाते थे, पानी पीते थे। अब आप चले जाइए, यहाँ से उत्तरकाशी चले जाइए, टिहरी चले जाइए, सब बंद है। वहाँ टनकपुर से पिथौरागढ़ चले जाइए, मुश्किल से आप ढूंढने पड़ते हैं कि कितने बचे हैं। तो इन सब का रिजुविनेशन हो, इसके लिए सरकार भी काम कर रही है। हमारे तो आप देहरादून से सुन पा रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतनी ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।